हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। तो सीधे आते हैं टॉपिक पे। कल जो लास्ट वीडियो थी वो केस बेस्ड स्टडीज थी और कुछ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस की थी। देखना मत भूलिएगा। केस बेस्ड स्टडी के मैंने दो पार्ट डाले हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। कैसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व किया जाता है, कैसे आप न्यू पीएसआर सैक्रिफाइस इशू जल्द से जल्द निकालते हैं, और कैसे केस वाले क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिनसे कि कई क्वेश्चंस बनते हैं उनको जल्द से जल्द कैसे सॉल्व किया जाए, इन दो पार्ट में केस बेस्ड स्टडी के हमने बताया है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के। ठीक है, आज जो यहां पे मैं आपके लिए लेके आया हूं वो ये वाले क्वेश्चंस हैं असर्शन रीजन। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अच्छा देखो यहाँ पे एक मिस्टेक आपको दिखेगी, थोड़ा सा मिस्टेक है जो पिछली बार भी थी, हमको लगता है वो अभी तक सही नहीं हो पाई। क्या मिस्टेक है पता है, यहाँ पे आर नहीं है। ये जो रीजन है ना, जो रीजन आर का मतलब रीजन, असर्शन तो है लेकिन ये आर यहाँ से गायब है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर नहीं है तो मैं यहाँ पे आर लगा देता हूँ। कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है जो मुझे दिख गई। चलिए, ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, आपको याद होगा चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर था, तो वहां पे हम एक सीरीज लेके आए थे, उसमें 10-20 20 क्वेश्चंस के आसपास मैंने इसके क्वेश्चंस बताए थे। इसी तरीके से हर एक चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और इन क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है हम सीखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बच्चों बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, पहले आप स्टेटमेंट पढ़िएगा जो इसका असर्शन है, उसके बाद इसके रीजन को पढ़िएगा, फिर देखिएगा इसके एलिमेंट जो इसमें लिखा है क्या उसी से रिलेटेड बात की गई है या बात अलग की गई है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं, इफ देयर इज 8 पार्टनर इन अ फर्म, अगर किसी भी फर्म में 8 पार्टनर है, 8 पार्टनर है, और एक न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड इवन इफ वन पार्टनर डज नॉट एग्री टू दिस। चलो बताओ क्या ये सही है कि अगर किसी फर्म में 8 पार्टनर हैं और कोई नया पार्टनर आना चाहता है, लेकिन वो तब तक नहीं आ सकता जब तक कि कोई एक पार्टनर भी अगर एग्री नहीं हुआ तो नया पार्टनर नहीं आ सकता, ठीक है ना। अ न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, एक नया पार्टनर नहीं आ सकता अगर वन पार्टनर डज नॉट एग्री टू दिस। अगर एक भी सिंगल पार्टनर एग्री नहीं उसको लाने पे तो कोई भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकता। क्या ये सही है? बिल्कुल, क्योंकि पार्टनरशिप का एक फीचर होता है म्यूचुअल कंसर्न, कि कोई भी काम बिना सबकी सहमति के नहीं हो सकता। किसी एक ने भी अगर डिसएग्री किया, किसी एक ने भी, कि ये अगर मान लो 7 लोग एग्री हैं लेकिन एक लोग डिसएग्री हैं, तो वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनरशिप में म्यूचुअल कंसर्न चाहिए, सभी के सबकी सहमति होना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो एकदम सही है, ये एकदम सही है। और सेकंड पढ़ते हैं, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर एग्री ऑन हिज एडमिशन। ये क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, इसका क्या मतलब है? यहां पे अगर ये बोलता ऑल पार्टनर एग्री ऑन हिज एडमिशन तब तो ये सही हो जाता। मेजॉरिटी मतलब जानते हो, जिस तरह 8 लोग हैं, 8 में से 7 लोग अगर सहमत हो गए कि इसको लाना चाहिए, लेकिन एक लोग सहमत नहीं है, तो ये तो मेजॉरिटी है ना। तो अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा कि अगर कोई एक भी सिंगल बंदा, अगर कोई एक भी सिंगल आदमी ये कह दिया कि नहीं आना है तो नहीं आएगा नया पार्टनर। तो यहां तो मेजॉरिटी की बात ही नहीं उठती, यहां पे तो ऑल पार्टनर का म्यूचुअल कंसर्न होना चाहिए, ठीक, ऑल पार्टनर को एग्री होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो मतलब आपका असर्शन सही है और रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर कहीं है, ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या लिखा है, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो समझ में आया कि क्वेश्चंस, अच्छा इसके क्वेश्चंस आपके तभी सही हो पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, आपको चैप्टर के बारे में कोई थीम पता होगी। आपको चैप्टर ही नहीं पता, आपको मालूम नहीं चैप्टर में है क्या, तो भैया काला अक्षर भैंस बराबर दोनों दिखाई देगा और लगेगा ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है। जब बच्चों नहीं समझ में आता ना, कहते हैं इन्हीं दोनों में से किसी एक पर टिक लगा दो, ये दो तो होते ही नहीं है, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही मार दो, या फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल लगाओ, जय सिया राम।
तो ऐसी नौबत नहीं, चैप्टर के अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो कभी भी ये क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चंस सही हो जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ न्यू पार्टनर्स बिकम entitled to share future profit of the firm and also becomes liable for past losses of the firm। अच्छा, क्या नया पार्टनर, क्या लिखा है कि जो नया पार्टनर है वो फ्यूचर में प्रॉफिट में तो हिस्सा पाता है। ये बात तो एकदम सही है भाई, कोई नया पार्टनर आया तो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें तो उसका हिस्सा होगा, लेकिन आने से पहले, उसके एडमिशन से पहले अगर कोई लॉस है तो क्या वो उसके लिए भी लायबल होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो आने के बाद जो चीजें होंगी प्रॉफिट या लॉस उसमें उसका हिस्सा होगा। एडमिशन से पहले के जो प्रॉफिट या लॉस होंगे उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। उससे सिर्फ किसका लेना देना होता है? ओल्ड पार्टनर्स का। नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहां पे पास्ट लॉसेस की बात बोल रहा है। आइए इसका रीजन पढ़ते हैं। A new partner acquire right in the assets and also become liable to any liability incurred by the firm after his admission। ध्यान से देखिए, after his admission, एडमिशन के बाद क्या बोल रहा है? एडमिशन के बाद एक जो नया पार्टनर होता है उसको एसेट्स में हिस्सा मिलता है। बिल्कुल सही है, एसेट्स में उसका हिस्सा हो जाता है। इसके साथ ही साथ वो लायबल होता है हर एक लायबिलिटी के लिए जो फर्म के द्वारा की जाएगी। फर्म पे जितनी भी लायबिलिटी होगी वो सबके लिए लायबल होगा और एसेट्स में भी उसका हिस्सा होगा। एडमिशन के बाद एक नए पार्टनर का एसेट्स और लायबिलिटी में हिस्सा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एडमिशन के बाद तो वो नया पार्टनर सब कुछ पाएगा ही भाई। एडमिशन के पहले तुम किसी स्कूल में जाके बैठ तो सकते नहीं, लेकिन एडमिशन होने के बाद तो स्कूल तो आप ही का है कि नहीं है? बिल्कुल जाके बैठो। उसके बाद तो स्कूल अपना घर ही है, जब जाएंगे तब बैठेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाता है और ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ए इनकरेक्ट है लेकिन आर इज करेक्ट। कहीं ऐसा ऑप्शन है तो ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, आओ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जब एडमिशन के ही हैं, ये चैप्टर ही एडमिशन का है, तो सारी जो एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चन होंगे वो एडमिशन के ही होंगे। तो एडमिशन का कॉन्सेप्ट चैप्टर का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व। लो, यहीं से पता चल गया। क्या जब किसी पार्टनर, कोई पार्टनर आता है तो क्या पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाती है? क्या नहीं। क्या डिसॉल्व होती है? पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती। यहां फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ना कि डिसॉल्यूशन। किसी भी पार्टनर के आने या जाने से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ना कि फर्म डिसॉल्व होती है। इतनी बात को तो एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक, चलो, तो ये तो वैसे ही हो गया, देख के ही पता चल गई, तो गलत है, आगे पढ़ना ही नहीं है। आगे देखो इसका रीजन। आफ्टर एडमिशन, चलो एडमिशन के बाद अ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अलोंग विद द न्यू पार्टनर। देखो, आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद ओल्ड पार्टनर विद द न्यू पार्टनर contribute the new firm. As such, old firm is dissolved and a new firm comes into existing। मतलब समझे क्या बोल रहा है? देखो मुद्दे की बात क्या है, भैया अंग्रेजी की हिंदी भी समझ में आनी चाहिए। आपको बहुत कुछ पता है लेकिन आप पेपर देने बैठे, लिखा सब इंग्लिश में है, हमको पता ही नहीं है कि इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी मीनिंग हमको नहीं आई समझ में। तब फिर क्वेश्चन चाहे आसान हो चाहे टफ हो, जब समझ में नहीं आएगा तो सब टफ है, सबका सब कुछ आएगा ही नहीं। तो एक मेन मुद्दे की बात तो ये भी है कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ आपको समझ में भी आना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडमिशन के बाद, नए पार्टनर के एडमिशन के बाद लिखा ना, नए पार्टनर के एडमिशन के बाद क्या नए पार्टनर की तरह ओल्ड पार्टनर भी फर्म में कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं? मतलब एडमिशन जब होता है तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, क्या ओल्ड पार्टनर भी कैपिटल लेके आते हैं?
क्या ऐसा ट्वीट किया था क्या कि पुरानी फर्म बंद हो गई, एक नई फर्म आई है, उसमें हम सब कैपिटल देंगे, जिस तरह नया पार्टनर कैपिटल देगा तो ओल्ड पार्टनर भी कैपिटल देंगे, नया पार्टनर गुडविल देगा तो ओल्ड पार्टनर भी गुडविल देंगे? क्या ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। सिर्फ वो नया पार्टनर लेके आता है, ओल्ड पार्टनर का तो हिस्सा पहले से होता है। तो फर्म कहां डिसॉल्व हुई? पार्टनरशिप ना डिसॉल्व हुई। तो भैया ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो क्या कहीं ऐसा ऑप्शन है कि दोनों क्या हो? इनकरेक्ट हो? तो चलो, ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। नहीं भैया, दोनों मिस्टेक है। यहां पे लगता है किसी ऑप्शन में मिसप्रिंट है। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। अच्छा, ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। देखो इसमें से एक ऑप्शन मिस्टेक है। ये दोनों ही, मान लीजिए डी वाला ऑप्शन था, ये बोथ आर रॉन्ग। ये दोनों ही क्या है? गलत है। बोथ आर रॉन्ग। यहां पे ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ना ऊपर वाला सही है ना नीचे वाला सही है। ठीक है, तो बोथ आर इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। एकदम सही लाइन लिखी है कि जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है वो भी एक मोड है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। जब भी एडमिशन होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन अपने आप हो जाएगा। वेयर बी ओल्ड पार्टनरशिप cease to exist and a new partnership comes into existence। एकदम सही है कि पुरानी पार्टनरशिप सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, और नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है। ये बात तो सही है कि भाई जब भी नया एडमिशन न्यू पार्टनर आता है तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। ये एकदम सही है। नीचे बढ़ते हैं। इसका रीजन, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज्ड एंड एज अ रिजल्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल्सो चेंज। यहां तक तो एकदम सही है। जब भाई नया पार्टनर आएगा तो नंबर ऑफ पार्टनर क्या होंगे? बढ़ेंगे। बढ़ने के साथ साथ पीएसआर भी चेंज हो जाएगा। एकदम सही। बट द फर्म कंटिन्यूज, लेकिन फर्म चलती है, फर्म बंद नहीं होगी। ये भी लाइन एकदम सही है। एज सच इट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एकदम सही है। मतलब ये दोनों तो सही है, ये दोनों ही सही है। अब जब दोनों सही तो या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। कंफ्यूजन कहां होती है? जब भी दोनों सही होता है तो, कि ये इसमें एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता। बस तो बेटा कीवर्ड्स ढूंढो। कीवर्ड्स, क्या इसमें जो कीवर्ड्स लिखे हैं क्या वो इसमें एग्जिस्ट होते हैं? देखो यहां पे भी एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम बात की जा रही है कि जब भी पार्टनर एडमिशन होता है तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। क्या यहां पे भी कुछ ऐसी बात की गई है? तो इन केस ऑफ एडमिशन बोल रहा है जब पार्टनर आता है तो पार्टनर बढ़ते हैं और फर्म चलती रहती है। और यहां पे भी देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। की गई कि नहीं की गई? तो कहीं ना कहीं ये भी देखो एग्जिस्ट होता है, एडमिशन भी एग्जिस्ट होता है, पार्टनर्स भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होते हैं। तो मतलब ये दोनों सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर कि ए एंड आर करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो बस जब भी दोनों सही हो तो बस आप कीवर्ड्स को ढूंढिए, क्या इसके जो कीवर्ड्स हैं उसी से रिलेटेड इसमें बात की गई है कि नहीं की गई है। अगर इसी से रिलेटेड बात की गई है तो मतलब ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, और नहीं बात की गई है तो मतलब नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू पार्टनर शुड ब्रिंग इन हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश so that the sacrificed partners may be compensated। देखो नया पार्टनर जब गुडविल लेके आता है, ठीक है, गुडविल तो लेके आ गया, लेकिन वो गुडविल लेके क्यों आता है? क्योंकि जो सैक्रिफाइस पार्टनर उनको कंपनसेशन दिया जाए, क्षतिपूर्ति देगा। भाई कोई भी नया पार्टनर है हमको क्षतिपूर्ति, हमको कंपनसेशन देगा क्योंकि हम उसको दे रहे। नहीं भैया, हम जो तुमको दे रहे ना, तुम उसका कंपनसेशन नहीं दे रहे हो हमें, तुम एक एक्स्ट्रा बेनिफिट पाओगे जिसके लिए कि तुमने गुडविल का पैसा दिया है। वो कंपनसेशन में नहीं आता। कंपनसेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को नुकसान हो गया, उसके बदले में हमने कुछ दिया है, कंपनसेट किया। तो यहां कंपनसेशन की तो बात आती ही नहीं है, तो ये तो एकदम गलत हो गया। अब नीचे देखते हैं, न्यू पार्टनर मे और मे नॉट ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश। ओके, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट may be debited and sacrificing partner capital account credited to compensate them। फिर यहां पे वही बात आ गई, compensate them।
तो ये भी हो गया गलत, वो भी हो गया गलत। भाई मे और मे नॉट दोनों लिखा है ना, क्यों ला भी सकता है नहीं भी ला सकता है, तो फिर एंट्री ये कैसे एक ही बनेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपके दोनों मिस्टेक हो जाते हैं, पहला और दूसरा दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका मिस्टेक हो जाएगा, ए और आर रॉन्ग। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो भाई, A and B are partners sharing profit in 3:2. Okay, they admit C into partnership. चलो ठीक, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. देखो C आता है, वो 1/6 लेता है A से और 1/12 लेता है B से। तो आप ये दिया हुआ है किसके फॉर्म में, फ्रैक्शन के, इसको रेशियो के फॉर्म में निकाल लो। तो 1/6 is to 1/12 is equal to LCM आएगा 12, 6 2 जा 12 और यहां पे आ जाएगा 1, मतलब 2:1। जो सी आता है वो ए और सी से ए और बी से 2:1 में अपने हिस्से को लेता है। तो जब ए और बी 2:1 में देंगे तो यही तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। इनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक, तो ये कभी कभी डायरेक्ट निकालने का भी एक तरीका है कि जितना हम देंगे वही तो हमने सैक्रिफाइस किया यार, जिस रेशियो में मैंने दिया उतना ही तो सैक्रिफाइस हुआ। ठीक, आगे, गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक्स एट 60,000। ये गुडविल अपीयर इन द बुक्स है जो कि ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। सी ब्रॉट 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, सी 1.5 लाख रुपए ले आता है एंड आफ्टर एडजस्टिंग द एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल 60,000 को एडजस्ट करने के बाद जो 90,000 होगा, क्या वो पार्टनर्स के बीच में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? एकदम गलत। कहना क्या चाहता है ये समझो, ये बोल रहा है कि 60,000 अपीयर इन द बुक्स है और 1.5 लाख वो लेके आता है। तो भाई इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है और ये सैक्रिफाइस रेशियो में टोटल बढ़ता है। टोटल 1.5 लाख बटेगा कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस में। लेकिन इसमें बोला क्या है कि 1.5 लाख वो लेके आया, तो कहेगा कि 60,000 एडजस्ट करने के बाद जो 90,000 बचेगा क्या वो इसमें बटेगा? नहीं, तो ये तो गलत हो गया। 90 नहीं बटेगा, पूरा 1.5 बटेगा, 1,50,000 बटेगा, क्योंकि जो अपीयर इन द बुक्स होती है वो तो ओल्ड PSR में बढ़ जाती है, लेकिन जो वो लेके आता है वो टोटल सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है। ठीक, तो ये तो मिस्टेक हो गया। नीचे देखते हैं, गुडविल ऑफ 60,000 एग्जिस्टिंग इन द बुक्स वाज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। चलो यहां तक तो एकदम सही था। एंड 1.5 लाख बॉट बाय सी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। 2:1 कौन सा रेशियो था, सैक्रिफाइस। अभी मैंने यहां बताया ये भी सही था, तो मतलब बी 8 सही है और ए आपका गलत है। तो कहीं ऐसा ऑप्शन है ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई स्टेटमेंट पढ़ने पे समझ में आ गया। तो बस ये क्वेश्चन होते आसान है, बस आपको पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगते हैं। क्यों डिफिकल्ट लगते हैं उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपने जो साल भर चैप्टर पढ़ा है ना, जो उसको कैसे पढ़ा है पता है, सिर्फ आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चन मिल गया, सर ने बताया था इधर, बस लगाना चालू। चैप्टर की थ्योरेटिकल नॉलेज आपने ली ही नहीं, आपको मतलब ही नहीं चैप्टर है क्या, कॉन्सेप्ट क्या, बस क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लगा लेंगे। और ये सब चीजें क्या है कि आप ये चैप्टर की थीम को देखता है, आपको जज करने के लिए ये दिया जाता है कि आपके पास चैप्टर की नॉलेज कितनी है। अगर नॉलेज है तो आप बता पाओगे कि ये सही है कि नहीं सही है। नॉलेज है ही नहीं चैप्टर की तो आप इसको देख के कहते हो इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज छोड़ोगे तो क्या क्या छोड़ोगे, कब तक भागोगे, किन किन चीजों से भागोगे। ये तो चलो पढ़ाई ही है जिससे कि मैक्सिमम बच्चे भागते हैं, लेकिन कब तक, कहां तक, किन किन चीजों से भागोगे। पढ़ाई से भागोगे, कहीं और जाके फंसोगे। भाई जॉब नहीं मिलेगी या जॉब के लिए टहलोगे, सोचोगे बिजनेस होगा तो फिर हो सकता है वहां से भागो। तो जिंदगी में कब तक भागोगे, कब तक भागोगे, कभी ना कभी तो रुकना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो रुकना पड़ेगा। तो बाद में रुकने से अच्छा है कि आज ही रुक जाते हैं और अच्छे से चीजों को देखते हैं, समझते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, X and Y were partners showing profit and loss
2:1। ओके, गुडविल अपीयर इन द बुक्स देखो यहां भी दी हुई है, कितनी 1,20,000। अपीयर इन द बुक्स कौन से इश्यू में बटेगी, 2:1 में। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई 3:2। तो 3:2 में वो एक्स वाई से लेता है, तो 3:2 ही उनका सैक्रिफाइस इश्यू हो जाता है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स इज नॉट रिटर्न ऑफ, ये क्या बोल दिया, एंड वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द न्यू बैलेंस शीट। क्या ऐसा होता है कि जो गुडविल अपीयर इन द बुक्स है वो रिटर्न ऑफ नहीं की जाती है और आगे की बैलेंस शीट में फॉरवर्ड की जाती है? ये तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जो गुडविल अपीयर इन द बुक्स होती है एडमिशन के टाइम वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ओल्ड इश्यू में, मतलब वो रिटर्न ऑफ हो जाती है, वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाती है। तो यहां तो कैरिड फॉरवर्ड का प्रश्न नहीं उठता, ये गलत हो गया। गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स इज परचेस्ड गुडविल एंड हेंस इज नॉट रिटर्न ऑफ। देखो यहां तक तो सही था, यहां तक तो ये लाइन सही बोला था कि गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, जो गुडविल बुक्स में दिखाई जाती है वो कैसी होती है, परचेज। आपको मैंने बताया था गुडविल 2 टाइप्स की होती है, एक होती है परचेज, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज वाली हमेशा बुक्स में दिखाते हैं, लेकिन सेल्फ वाली कभी भी बुक्स में नहीं दिखाते हैं, यही बताए थे। तो यहां पे यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे क्या बोल दिया इसने कि ये परचेज की हुई है इसलिए बुक में दिखाई गई, इसीलिए इसको रिटर्न ऑफ नहीं किया जाता। भैया ऐसा ये नहीं है, अगर बुक्स में है, बुक्स में दिखाई गई है तो वो रिटर्न ऑफ होगी, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगी। कॉन्सेप्ट अच्छे रखिए, गलतियां नहीं होंगी। ये भी गलत, तो क्या ऑप्शन में कहीं है कि दोनों मिस्टेक? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर रॉन्ग। ओके, आ गया इतनी बात समझ में? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटी रीअसेस्ड so the incoming partner is not put an advantage or disadvantage because of change in values। क्या सही है? देखो यहां पे एडमिशन के टाइम एसेट्स को रीवैल्यूड किया जाता है और लायबिलिटीज को रीअसेस्ड किया जाता है, कितनी एसेट्स कितनी लायबिलिटी है, सो दैट द इनकमिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर आता है, इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ चेंज इन वैल्यूज। क्या जो नया पार्टनर आता है क्या उसको इसका कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज मिलता है क्या? भाई अगर पहले हमने एसेट्स की वैल्यू की और लायबिलिटी को रीअसेस्ड किया तो या तो प्रॉफिट या लॉस होगा। क्या इसका इंपैक्ट, इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज, क्या नए पार्टनर को कुछ भरना पड़ेगा, कुछ मिलेगा, कुछ देना पड़ेगा? नहीं, इसका कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज उसको नहीं मिलेगा। तो ये एकदम सही है, नॉट पुट टू एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये एकदम सही है। नीचे देखते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन आर रीवैल्यूड रीअसेस्ड। चलो ये तो एकदम सही है, ये इसी की बात बोल रहा है, ठीक। बिकॉज इसे क्यों रीअसेस्ड किया जाता है, देखो ध्यान से, बिकॉज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन देयर वैल्यूज is for the period before admission of new partner and hence the gain or loss on revaluation is distributed in old partners in old ratio। एकदम सही बात बोला है ये, एकदम सही। क्या कहा है? रिवैल्यूएशन के टाइम एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स को रिवैल्यूड किया जाता है और लायबिलिटी को रीअसेस्ड, जिससे कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। इतनी सी बात बोल रहा है, ये भी एकदम सही है। अब दोनों सही है तो क्या हमें देखना है क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है? तो मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ कीवर्ड्स को ढूंढिए। यहां पे भी बात की गई थी एसेट्स के रीवैल्यूएशन की और लायबिलिटीज के रीअसेस्ड की, और यहां पे भी बात की गई है एसेट्स के रीवैल्यूएशन की, लायबिलिटी के ये रीअसेस्ड की, कि इसको रिवैल्यूएशन में जो भी रिवैल्यूड और रीअसेस्ड करने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो हम आपस में बांट लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इसी की तो बात की गई है, इसी का तो ये एक्सप्लेनेशन है। तो मतलब यहां पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ये दोनों सही हैं और आर इज करेक्टली एक्सप्लेन ए। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो देखो बच्चों आगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर डज नॉट मीन
डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अभी मैंने इसको बताया कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब ये नहीं होता कि फर्म डिसॉल्व हो गई, क्या होता है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, पार्टनरशिप खत्म हो गई, बट डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप। तो ये लाइन एकदम सही है, पार्टनरशिप खत्म होती, पार्टनरशिप फर्म नहीं। इसका रीजन पढ़ते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स मीन्स, यहां पे भी बोल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर डज नॉट मीन्स, यहां पे भी बोल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप वेयर बी ओल्ड पार्टनरशिप एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज। ये भी एकदम सही। क्या कहा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब ये है कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसका पार्टनरशिप का पार्टनरशिप फर्म का नहीं, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, वेयर बी ओल्ड पार्टनरशिप एंड, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप आ जाती है, हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज, फर्म उसी तरह चलती रहती है। ये दोनों सही है। अब ये बताओ क्या ये इसमें एग्जिस्ट होता है? देखो इसी के कीवर्ड्स की तो बात यहां की गई है, एडमिशन ऑफ पार्टनर डज नॉट मीन, तो यहां पे मीन बता दिया, उसका मतलब ये नहीं था कि फर्म डिसॉल्व होती है, यहां बताया कि इसका मतलब क्या है, तो मतलब की ही बात की गई है, कहीं ना कहीं इसके कीवर्ड्स यहां पे हैं, ये दोनों सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो बताओ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। A and B are partners sharing profit equally. They admit C for 1/6 share. Okay. On that date, advertisement suspense account, याद कीजिए ये हमेशा आपको दिखाई देता होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि ये एक फिक्टिटियस एसेट की तरीके से ट्रीट किया जाता है। एग्जिस्टेड इन देयर बुक्स 2 लाख। ओके, इट वॉज कैरी फॉरवर्ड टू न्यू बैलेंस शीट, कभी नहीं। क्या ये कैरी फॉरवर्ड होता है क्या? नहीं, बैलेंस शीट में नहीं। आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जैसे दिखता है हम उसको डबल टिक लगा देते हैं, और ये जान जाते हैं डबल टिक लगाने से कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये रिटर्न ऑफ वाला आइटम है, तो ये तो आगे कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो फिक्टिटियस एसेट्स आपकी रिटर्न ऑफ हो जाती हैं, किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से इश्यू में? ओल्ड इश्यू में। तो ये तो गलत हो गया। आइए इसका रीजन पढ़ते हैं। 1/5 ऑफ 2 लाख वॉज रिटर्न ऑफ। अच्छा, 2 लाख का 1/5 ये रिटर्न ऑफ होगा। भैया किस सेंस में होगा? यहां कोई सेंस नहीं समझ में आया। एंड द रिमेनिंग अमाउंट वॉज कैरी फॉरवर्ड, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि टोटल अमाउंट रिटर्न ऑफ होता है, उसका आधा, तिया, 1/5, 2/3, ये सब कुछ नहीं होता कि इतना निकालो इतना आगे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सबका सब रिटर्न ऑफ हो जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम। तो ये दोनों गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग, दोनों गलत हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2:1। ओके, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, चलो ये भी ठीक है। इनका न्यू पीएसआर क्या था? 3:2:1। चलो यहां तक ठीक है। ऑन दैट डेट अ डेब्ट लिखा है, डेब्ट नहीं होगा डेबिट होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट। ऑन दैट डेट अ डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है पता है? अभी जो तुम पढ़े थे ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेबिट बैलेंस लॉस को दिखाता है। जब प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस होता है तो उसे क्या कहते हैं? डेबिट बैलेंस कहते हैं। और डेबिट बैलेंस भी फिक्टिटियस एसेट की तरीके से आपके एसेट साइड में दिखाते हैं। एसेट साइड में देखो लिखा होता होगा, कभी कभी पीएल लायबिलिटी में लिखा होता है, कभी कभी पीएल एसेट्स में लिखा होता है। तो जो एसेट्स में पीएल होता है वही होता है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि लॉस को दिखाता है। तो लॉस था 60,000 इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट विल बी रिटर्न ऑफ बिटवीन ए एंड बी इन 2:1। क्या 2:1 उनका ओल्ड रेशियो था? ओल्ड रेशियो था, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जो भी फिक्टिटियस एसेट्स होती हैं वो सब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ हो जाती हैं। तो ये तो एकदम सही है। अब नीचे पढ़ते हैं तो यहां ये देखो लिखा है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया देखो यहां भी डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात की गई थी और यहां भी डेबिट एंड बैलेंस की ही बात की जा रही है। मतलब अगर ये सही होता है तो ये इसमें एग्जिस्ट होगा। ठीक, इज अ फिक्टिटियस एसेट, बिल्कुल सही है, ये फिक्टिटियस एसेट होती है। एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ऑल fictitious assets are written off to the capital account of
ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी एकदम सही है। अभी मैं इतने देर से सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं कि एसेट साइड में जितनी भी फिक्टिटियस एसेट्स होती हैं, सर भूल जाते हैं कौन कौन सी होती है, तो मैंने इसको कई बार बोला भी है, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। इस तरीके से ये जितनी भी मैंने नाम लिए हैं जनरली ये आपको देखने को मिलेंगे, ये सब क्या होते हैं, फिक्टिटियस एसेट्स होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये सभी फिक्टिटियस एसेट्स ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, तो ये भी एकदम सही है, मतलब ये दोनों सही है। और जो कि मैंने अभी क्या बताया, ये देखो यहां भी बात की गई थी, यहां भी, तो मतलब ये एग्जिस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा कि ये दोनों सही हैं। और जो ये आपका रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आते हैं 12 पे। ओके, क्या लिखा है, When market value of investment is more than the book value। अच्छा, जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए, मतलब कि अगर आपकी बुक वैल्यू में मतलब बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट में लिखा है 40,000, कहां लिखा है ये, बैलेंस शीट में, ये होती है बुक वैल्यू। क्वेश्चन बोल रहा है इन्वेस्टमेंट का प्राइस अगर बढ़ जाए, ये 40 था, मान लीजिए मार्केट वैल्यू हो गई 50,000, क्या हो गई, मार्केट वैल्यू। भाई इन्वेस्टमेंट मेरा 40 का था, मार्केट में हो गई 50,000, तो 10,000 वैल्यू बढ़ी, हमको फायदा हुआ। तो क्या लिखा है, द इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इंटायर अमाउंट का मतलब टोटल अमाउंट। आपको पता है अगर इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होता है, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फ्लक्चुएशन, तो पैसा कहां से जाता है, वो इसी फंड से जाता है। और अगर पैसा ज्यादा आ गया, बढ़ गया, तो हम इसी फंड में डाल देते हैं। तो यहां तो पैसा बढ़ा था ना, मान लीजिए पहले से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में पैसा था 20,000, अब हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, हमको फायदा हुआ, तो कितना फायदा हुआ, 10,000 का, तो हमने 10,000 वो पैसा कहां डालेंगे, वो भी इसी फंड में डाल देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होता, लॉस होता, तब हम पैसा दे देते, कहां से देते, इसी फंड से। लेकिन जब पैसा बढ़ा, प्रॉफिट हुआ, तो कहां डाल देंगे, इसी फंड में डाल देंगे। तो बताओ, इस टोटल अमाउंट को जानते हो क्या बोलते हैं, इसी टोटल अमाउंट को बोलते हैं इंटायर अमाउंट। ये जो इंटायर अमाउंट लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, वो ये टोटल अमाउंट है। क्या ये अमाउंट क्रेडिट हो जाता है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? एकदम सही है। आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जितना भी पैसा होता है एट द टाइम ऑफ आपका एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन जितना भी पैसा होता है वो सभी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। तो इसमें जितना भी पैसा होगा वो सब बढ़ जाएगा, मतलब ये तो एकदम सही है। इसका रीजन देखते हैं क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो यहां भी कहा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यहां भी अगर ये सही होता है तो कहीं ना कहीं ये इसमें एग्जिस्ट होगा। कैसे देखना है, कैसे समझना है, समझ में आया ना कि कब इसका सही एक्सप्लेनेशन है, कब नहीं। अगर इसके कीवर्ड्स की ही बात इसमें की जा रही है, और अगर ये सही हो जाता है तो दोनों सही, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो आप देखते हैं सही है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट, एकदम सही है। ये ऐसा फंड होता है जिसे हम अपने पिछले प्रॉफिट से हम बनाते हैं। नॉर्मल सी चीज है, जितने भी रिजर्व फंड होते हैं वो सब प्रॉफिट से ही बनते हैं। हेंस डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, एकदम सही है। ये भी एकदम सही है कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा होता है ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये दोनों सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में, मजा आया? मजा आया तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एकदम सही है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर,
इन सभी में कौन सा अकाउंट बनता है? इन सभी केसेस में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो, चाहे डेथ ऑफ पार्टनर हो, या फिर आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, इन सभी में मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा रीवैल्यूएशन बनता है। लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में क्या बनता है? जब फर्म डिसॉल्व होती है तो रीवैल्यूएशन नहीं बनता, तब क्या बनता है? तब बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलो, तो ये तो एकदम सही है। आओ इसका रीजन पढ़ते हैं। इट इज required to adjust the values of assets and liabilities at the time of admission of partner। एक लाइन हमने यहां तक पढ़ी, एकदम सही है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज उनकी वैल्यू को एडजस्ट किया जाए, रिवैल्यूट किया जाए, और ये जाना जाए कि अब हमारे पास आज की डेट में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी, कितना फ्लक्चुएशन हुआ, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक, सो दैट द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म इज रिफ्लेक्टेड। एकदम सही है। जब तक ये हम जानेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आज के समय रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम हमारे फर्म की सही फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फर्म की सही फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एकदम सही है, और ये इसमें एग्जिस्ट भी होता है। क्यों एग्जिस्ट होता है? क्योंकि यहां भी बात की गई थी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, और यहां भी बात की जा रही है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो दोनों सही है और ये इसमें एग्जिस्ट होता है। तो ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उम्मीद है ये जो 12-13 क्वेश्चंस में असर्शन रीजन के लेके आया था आपके लिए, ये आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट को पढ़ के जो नीचे उसका रीजन दिया है हम कैसे पहचानेंगे। पहले तो दोनों को देखिए कि दोनों सही है या नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक भी गलत होगा तो आपके लिए तो आसान हो जाएगा टिक लगाना। दोनों गलत हो गया तो भी आसान हो जाएगा। लेकिन जब दोनों सही हो जाते हैं तब दिक्कत क्या आती है कि जो ये रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। इसको पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक है। बस आप बस इतना देखिए कि स्टेटमेंट में इस जो रीजन में कीवर्ड्स यूज किए गए हैं क्या वो स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है या वो अलग है। अगर इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है तब तो सही है, नहीं है तो गलत है, तब ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब आ गया कुछ मैच द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने कल की भी वीडियो में केस स्टडी में एक दो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के बताए थे, आपको याद होगा, एक दो क्वेश्चन। क्योंकि मैच द फॉलोइंग, केस बेस्ड स्टडीज, असर्शन रीजन, ये सब पेपर में पूछा जाता है। तो कुछ आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कहां, पेपर में। तो आओ देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। क्या लिखा भैया? चलो मैच किया था पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये बताओ करंट अकाउंट कब बनता है? जब कैपिटल फिक्स होती है। कहीं इधर फिक्स है क्या? ये लिखा है, तो इसका मैच हो गया इससे। ओके, गुडविल अकाउंट। अब गुडविल अकाउंट डिसोल्यूशन में, एडमिशन में, गुड्स टेकन, देखो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज में कोई मतलब ही नहीं है। डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में गुडविल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई तो गुडविल का कोई मतलब नहीं, तो बचा क्या? एडमिशन। पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग क्या होती है? जब पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है। तो यहां पे गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, तो ठीक है, ड्राइंग हो गई। और रियलाइजेशन अकाउंट अभी मैंने बताया कब खुलता है? डिसोल्यूशन के टाइम। तो बताओ ऑप्शन क्या होगा? पहले का सी, दूसरे का बी और तीसरे का डी। तो सी बी डी ए, सी बी डी ए ऑप्शन में कहीं है? सी बी डी ए नहीं है, सी बी नहीं, ये है सी बी डी ए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सी बी डी ए। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे लगा पाओगे? जब कॉन्सेप्ट पता होगा, जब चीज़ों को अच्छे से पढ़े होगे, छोटी छोटी चीज़ भी तुम्हें पता होंगी, तभी तो बता पाओगे। जब पता ही नहीं कि करंट अकाउंट बनता कब है, तब तो बस वही है, नहीं पता है। इससे हमारे पास दूसरा भी ट्रिक होता है। अगर एक मान लीजिए नहीं पता, 3 पता है तो भी तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा सर, अगर 2 पता हो, 2 ना पता हो, तब तो सर फिर वही खेला स्टार्ट हो जाता है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100, जय बजरंगबली, लगाओ टिक। सही हुआ तो नंबर मिलेगा, नहीं हुआ तो सब भगवान मालिक है। ठीक, तो ऐसी नौबत ना आने पाए।
चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, आपको याद होगा केस स्टडीज में, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। जब भी एसेट्स अंडर वैल्यूड होती है तो इसका मतलब क्या है, एसेट बढ़ेगी या घटेगी। अंडर वैल्यूड का मतलब एसेट्स को कम लिखा गया है, कम लिखा गया है, कम वैल्यूड की गई, तो अब ऑल लिखोगे। भाई पहले से किसी चीज को कम लिखे हो, अंडर वैल्यूड में कम लिखो, तब ऑल लिखोगे। जब ऑल लिखोगे तो यहां पे एसेट्स बढ़ेगी और यहां पे एसेट्स घटेगी। ओवर वैल्यूड मतलब जानबूझ के ज्यादा लिख दिए। इस पेन की वैल्यू अगर 10,000 रुपए है तो हमने इसको लिख दिया 50,000 रुपए, जानबूझ के ज्यादा लिख दिए। तब घटाओगे तो एसेट्स कम हो जाएगी। तो अंडर वैल्यूड का मतलब एसेट बढ़ती है और ओवर वैल्यूड का मतलब एसेट्स घटती है। अच्छा, जब एसेट बढ़ेगी तो कहां जाती है, क्रेडिट साइड में, लेकिन घटती है तो कहां चली जाती है, डेबिट साइड में। तो देखो जब एसेट बढ़ी है तो कहां जाएगी, क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन, लेकिन जब एसेट घटेगी तो कहां जाएगी, डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन। चलिए सही, ये तो मिल गया। अब बताओ जो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स होती है, बचा क्या, दो, कौन सा इश्यू बढ़ता है, सैक्रिफाइस या ओल्ड। सर जो अपीयरिंग इन द बुक्स होती है वो तो ओल्ड में ही बढ़ती है, लेकिन जो पार्टनर्स लेके आता है वो सैक्रिफाइस में बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर, सैक्रिफाइस। तो क्या क्या ऑप्शन आया, पहला आया सी, दूसरे का आया बी, तीसरे का आया क्या आया, डी आया ना, डी, और चौथे का आया ए। क्या आपके ऑप्शन में कहीं ये दिख रहा है, सीबीडीए, 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 सीबी, नहीं सीबीडीए, हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको सीयूटी के एग्जामिनेशन में, सीयूटी छोड़ो, आजकल तो मैक्सिमम कंपटीशन में ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, ये देखने को मिल ही जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे उसके बड़े फ्रेंडली हो चुके हैं। बच्चे कहते हैं वन लाइन आएगा तो वो तो लगा ही देंगे, लेकिन जब ऐसा आता है ना एक जैसा, तो उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन होती है ढूंढने में। कभी कभी तो निगाहें ही चकमका जाती हैं और इस पे लगाने की बजाय इस पे लगा चले जाते हैं, क्योंकि यहां भी सी बी लगा है, यहां भी सी बी लगा है, दोनों सी बी, आगे पढ़ा ही नहीं, मारो सी बी, आंसर सही। तो कभी कभी ऐसी संभावनाएं घटित हो जाती हैं। तो ऐसी सब कुछ देख के ही टिक लगाना बच्चा, कहीं गलती ना होने पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी वही है, चलो देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, मशीन जब भी बढ़ेगी, अप्रिशिएट मतलब बढ़ना, तो डेबिट ऑफ इवोल्यूशन, क्रेडिट ऑफ इवोल्यूशन, नो चेंज। क्या होगा, मशीन जब बढ़ती है तो कहां जाएगी, एसेट, भाई डेबिट तो ये होता है, क्रेडिट ये होता है, एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में, घटेगी तो डेबिट में। यहां एसेट बढ़ी है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी थी जो रिकॉर्ड नहीं की गई थी, अब अगर लिखोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो कहां जाता है, डेबिट में। तो लायबिलिटी बढ़ेगी कहां जाएगा, डेबिट में। तो बी हो गया, ए हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो ये कहां जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो बेटा जब होगा तो लायबिलिटी ही तो बढ़ेगी, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो कहां जाती है, डेबिट में। कहां जाती है, डेबिट में। तो ये मत ध्यान दीजिएगा कि ये तीन है तो तीनों कहीं ना कहीं मैच होंगे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे हाल कोई नो चेंज का मतलब नहीं है। तो तीसरा कभी क्या होगा, ए, बी, ए। भाई इससे लायबिलिटी बढ़ेगी ना, तो कहां जाएगा, डेबिट में। तो क्या ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा क्या, बी, ए। ये कभी मत सोचना कि तीन ये दिया, तीन ये दिया तो वे मैच होंगे ही होंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, जो है वही आंसर में देखिए। तो बी, ए, क्या ऑप्शन में कहीं है, बी, ए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है, बी, ए की यहां पे ये चीजें आएंगी, ठीक। आगे बढ़े, चलो ये आ गया 17। मैच द फॉलोइंग इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। चलो भैया देखते हैं। क्रेडिटर ओवर वैल्यूड, अभी मैंने क्या बताया, कोई चीज ज्यादा लिखी गई है, ओवर वैल्यूड है तो कम हो जाएगी, अंडर वैल्यूड है तो ज्यादा हो जाएगी, वो बढ़ेगी। क्रेडिटर क्या होते हैं, क्रेडिटर तो लायबिलिटी होती है। अब बताओ, लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट, ये वाला हाथ कौन सा, दाहिना वाला, सामने से देखो, इधर डेबिट आता है, इधर क्रेडिट आता है ना। लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। तो देखो
ये लायबिलिटी बढ़ी है, ये कहाँ जाएगा? डेबिट में, डेबिट ऑफ इवैल्यूएशन अकाउंट। ये घटी है, कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो चलो पहले का आ जाएगा सी, दूसरे का आ जाएगा बी। अब बताओ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, कोई क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं है तो लिखोगे तो क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी? डेबिट में। तो क्या ऑप्शन में कहीं सीबीबी दिखाई देगा? सीबीबी, सीबीबी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है, सीबीबी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस द एंड, पिक्चर समाप्त, कहानी खत्म। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब यहां पे आपका सेशन खत्म, असर्शन रिवीजन बेस्ड क्वेश्चन खत्म, मैच द फॉलोइंग खत्म, इनके कॉन्सेप्ट्स खत्म। खत्म। तो मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो आपके मन में होगा अच्छा सर कैसे कह दिए द एंड, अभी तो इस चैप्टर में दो चीज आप पढ़ा ही नहीं है। क्या? एक है हिडन गुडविल और दूसरा है कैपिटल एडजस्टमेंट। अभी उसके एक भी क्वेश्चन नहीं बताए ना। तो बच्चों नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो उसी पे बेस होगा, और नेक्स्ट वीडियो के बाद एडमिशन खत्म। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आपका सिर्फ इतना ही तैयार हो जाता है ना, तो एडमिशन से आए हुए कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, जो भी टर्मिनोलॉजीज ली है, उसमें छोटी से छोटी चीज को मैंने कवर किया हुआ है। मैं ये नहीं जानता, शायद बाई चांस कोई चीज छूट गई तो बात की बात है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि सब कुछ मैंने लिया हुआ है। तो अगर आप लगातार वीडियोस को देखते हैं, कोई वीडियो आपसे छूटी नहीं है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अभी तक मैंने 3 चैप्टर्स पढ़ाए हैं। पहला फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और थर्ड ये चल रहा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इन तीनों में अगर आपने एक एक वीडियो को देखा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है, तो यहां से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी सीयूटी का सैंपल उठा के देख लीजिए कहीं से, अगर यहां से क्वेश्चन आए होंगे तो ऐसे ही बने होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बने होंगे। तो आज मैंने क्या यहां पे खत्म किया? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, उसके साथ ही साथ आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग कल की भी वीडियो में पार्ट 2 वाले में भी है 1-2 क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लेके आएंगे एक लास्ट वीडियो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की, वो किस पे बेस होगी? किस पे? हिडन गुडविल पे और कैपिटल एडजस्टमेंट पे। तो देखना मत भूलिएगा। डेली सुबह 8 बजे हमारी वीडियो आती है। आप डेली सुबह 8 बजे चाय लेके बढ़िया मंजन करके नहा धो के इत्मीनान से बिस्तर पे बैठ जाया कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। डेली सुबह 8 बजे एकदम अपने नींदों में जब भी नाइट में सोइए तो ये सोच के सोइए कि सुबह 8 बजे सही की वीडियो आएगी, हमको देखना है। तो दिमाग में सपने में भी आएगा ना कि सुबह वीडियो चल रही है। तो इसलिए डेली सुबह 8 बजे आपको ज्ञान क्लास के दर्शन होंगे और आप यहाँ पे एक नई चीज सीखने को पाएंगे। ठीक, तो थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।